अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं और वो क्या करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप जाकर उनका प्रोफाइल देखिए। जी, तो आपने उनका ये प्रोफाइल देखा। हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, मिस्टर एंड मिसेस फैसल बाटवा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में और पूछते हैं कब इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यू बोथ आर लुकिंग सो क्यूट, माशाल्लाह। तो मुझे बताएं फैसल साहब, कब से आपने जो है अपने बिजनेस का जो एक जर्नी है स्टार्ट किया और किसको देखकर आपने सोचा कि आपको यही काम करना है? कौन इंस्पिरेशन था, कहाँ से ये जज्बा आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से बता दूं, मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी। और मोस्टली आपको इसमें कारोबारी तबका ही मिलेगा। बिल्कुल। तो बस ये एक जीन्स में आप समझ लें, इस तरह से चीज़ है। आफ्टर एजुकेशन फिर थोड़ा सा मैं अपने बिज़नेस की तरफ आया, फिर जो इंटरनेशनल मैंने ट्रेवल्स किए, फिर इसके बाद जो है जो फेयर्स एंड एग्जीबिशंस एंड डेलीगेशंस के हवाले से मैंने अब्रॉड में भी काफ़ी आपका जो है काम मेरा किया। मतलब मेजॉरिटी एक्सपीरियंस जो है वो अब्रॉड ही है सारा। अच्छा। ज़्यादातर तकरीबन 17 साल 18 साल जो है वो मैंने बाहर काम किया और पाकिस्तान से काफ़ी डेलीगेशंस, काफ़ी ट्रेड एग्जीबिशंस वगैरह जो है हमने इंटरनेशनली उसमें पार्टिसिपेट भी किया, उसको ऑर्गेनाइज भी किया। तो पाकिस्तान से जो भी कंपनीज, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जाते थे तो वो मतलब उस जगह पे हमारे थ्रू ही जाते थे। मतलब आपके थ्रू जाते थे? आप सारी चीज़ों को मैनेज करते थे या फिर आप वो पूरा इवेंट जो है एग्जीबिशंस का वो आप ऑर्गेनाइज करते थे? बेसिकली इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है वंस इन अ ईयर मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसमें जो पाकिस्तान पवेलियन था वो हम ऑर्गेनाइज करते थे। ओके ओके ओके। तो पाकिस्तान से 30, 40, 50 कंपनीज तक भी जो है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करती थी। मतलब इतने लोग जो हैं वो आपके अंडर जाया करते थे? जी जी। उसमें पूरा वन विंडो ऑपरेशन देते थे उनको। एवरीथिंग, उनका कार्गो, उनका वीज़ा, उनके टिकट्स, उनका होटल अकोमोडेशन, स्टॉल्स, B2B मीटिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हम अरेंज करवाते थे उनकी। वेल, वेरी वेल डन। तो आपको जो है घर से आपने अपने फादर को देखा और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली तो आपको भी लगा मुझे भी एक बिजनेसमैन। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि आपने गलत फील्ड चुन ली, आपको कुछ और करना चाहिए था ट्राई? नहीं एक वक्त में शौक था बड़ा म्यूजिक का। म्यूजिक का शौक था, लेकिन आपको सिंगर बनने का शौक था? नहीं, मुझे म्यूजिशियन बड़ा मुझे एक शौक था, पैशनेट था उस वक्त। लेकिन उस सराउंडिंग में जब आप देखेंगे सारे ही लोग कारोबार में लगे हुए, तो हमने क्या म्यूजिक वगैरह उसको। लेकिन देख लें, हमने बातों बातों में आपसे गुलवा लिया कि आप कुछ और भी बनना चाह रहे थे। खैर, एनीवेज, आपकी माशाल्लाह से ईमान फैसल से जो शादी है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? जी जी, लव मैरिज है। वाओ, यू आर सो लकी। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कहाँ देखा, कहाँ मिले? अब ये तफसील ये बताएंगे, मेरा ख्याल आप बताएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि दो फेज है ना। अच्छा। सिंगल फेज में नहीं है, कहाँ से बताऊँ? पहला फेज या दूसरा? पहला फेज से स्टार्ट करना। जी, तो मैं बता रही थी कि तकरीबन कोई 15 या फिर 16 साल पहले की बात है, जब थोड़ा सा इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो तब नहीं पता था कि आगे डेस्टिनी ने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि बस एक हल्का सा इंटरेक्शन था और एक इंट्रोडक्शन सा था जो डेवलप हुआ था उस वक्त। ये कुछ और कर रहे थे अपनी लाइफ में और मैं स्टूडेंट थी, मैं पढ़ रही थी। इसके बाद बीच में जो 10 से 12 साल का गैप आया है, तो उस गैप के दौरान में मेरी एजुकेशन मैंने मुकम्मल की। इसके बाद मैंने पंजाब गवर्नमेंट में
ज्वाइन किया हुआ था, मैं वहाँ पे सर्विसेज दे रही थी और ये अपना बिजनेस ग्रो किए जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो ओके, लव एट फर्स्ट साइट किसका हुआ था सबसे पहले? मुझे हुआ था मुझे हुआ था और बड़ा बैडली वाला हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा उसी वक्त ही हो गया था। तो इसके बाद जब मतलब आप इम्प्रेस हो गई थी उनकी पर्सनालिटी हाँ, से? मुझे नहीं, असल में है इतने इरेजिस्टिबल किस्म के पर्सन ना कि मेरा ख्याल है कि जो इनको जान लेता है ना तो वो फिर इनसे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकता। ये मत समझिएगा कि आप पास बैठे हैं तो मैं कह रही हूँ कि आपके पीछे भी यही बात होती है। How sweet. तो एक मतलब वहाँ पे एक इंटरेक्शन था मेरा इनके साथ। अच्छा, उसके बाद जैसे बता रही हूँ ना कि फिर लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट आया था कि ये कहीं तो फिर मैं कहीं। इसके बाद फिर बैक मेरा ख्याल है 2018 और या फिर 19 में हम लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आए ना। तो मैंने इनको बोला ओ आप वो वाले इन्होंने मुझे कहा ओ आप वो वाले और फिर इसके बाद एक कह लें कि वो एक ऐसी हमारे दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हुई कि जिसमें मतलब वी बैडली फॉल फॉर ईच अदर। और इसके बाद ये कोई मतलब महीनों में नहीं बल्कि शायद दिनों में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्योंकि पहले 10-12 साल का गैप दे चुके थे आप। सकते हैं बिल्कुल। मतलब शायद कह लें कि एक फियर सा था कि हम दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाह रहे थे। तो एक कह लें क्विक डिसीजन था और मतलब थिंग्स मैनिफेस्टेड फॉर अस। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मेरा ख्याल 4th ईयर स्टार्ट है ना, मेरा ख्याल नहीं 4th ईयर ही है मेरा ख्याल है। अभी असल में हमारा एनिवर्सरी गुजरा ना। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी इसके बाद अभी 6 सितंबर हमने यौम सरेंडर क्या बात है, कभी ना भूलने वाली डेट वो भी कभी नहीं भूलेंगे। हमने एक दूसरे के सामने सरेंडर किया तो 6 सितंबर उनका दिफा खत्म हो गया। हाँ, लोगों का शुरू हो गया। हाँ, तो अभी हमारा 4th स्टार्ट हुआ है। अच्छा तो प्रपोज किसने किया था पहले? इसने। हाय हाउ स्वीट। वेल अल्लाह करे आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और बहुत प्यारी बड़ी क्यूट सी जोड़ी है आपकी। मुझे ये बताएं कि जब कभी आपका 4 साल आपको हो गए हैं तो एनिवर्सरी आपने याद कराई थी? एनिवर्सरी तो खैर आपकी भूलने वाली है ही नहीं, मैं तो महीना वो तो आपको भी याद रहे शुरू कर देती हूँ। तो बर्थडे कौन भूलता है? बर्थडे याद किसको रहती हैं? अच्छा, इनका ऐसा है कि जैसे बर्थडे हो ना तो ये पूरा दिन तो ऐसे गुजार देंगे जैसे इनको याद ही नहीं। और मैं अंदर ही अंदर भले वो इनका बर्थडे हो भले वो मेरा बर्थडे हो ना, तो मैं ऐसे मतलब घूम रही होती हूँ ना कि इसको याद नहीं है या मतलब इम्पोर्टेंस कम हो गई है या ये केयर नहीं कर मतलब इस तरह के आते हैं ख्याल दिल में। यकीन कीजिए मोस्टली ऐसे होता है कि 11th आवर में जब वो मतलब डेट चेंज होने वाली होती है तो ये कहीं से गिफ्ट्स भी लेके आ रहे होते हैं, तो केक भी लेके आ रहे होते हैं, मतलब ये आपको सरप्राइज देते हैं। हाँ, ये आपको सरप्राइज तो इसी तरह से मतलब एक डे आता है ना वैलेंटाइन का ना, बिल्कुल वो ना अच्छा मैं ना मतलब एज अ फीमेल मैं बड़ा वो उस चीज़ को स्पाइस अप कर रही होती हूँ। मुझे बड़ी एक मैं पुरजोश हुई होती हूँ जब भी वैलेंटाइन डे आ रहा होता है। और मेरे मुकाबले में ये बहुत काम पर्सनैलिटी है और मैं एक्सप्रेस भी करती हूँ और मैं सेलिब्रेट भी करना बहुत पसंद। मुझे तो आप भी बहुत ज्यादा काम डाउन लग रही हैं, मतलब आप दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, तो मैं मतलब आप पूरा ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं वैलेंटाइन्स वाले दिन? होती हूँ कि किस तरह से करना है, क्या करना है। और आप यकीन करें कि मैं कितना भी प्लान कर लेती हूँ ना, जब मैं इनके सामने बात करती हूँ ना और ये उसके मुकाबले में कुछ ऐसी चीज़ मुझे फ़ौरन से बताते हैं कि नहीं हम ये नहीं करते हम वो करते, मैं इतना एब्रप्टली अपने प्लान से इनके प्लान पे चली जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस तरह के जितने भी डेज आते हैं जो मेमोरेबल होते हैं, भले वो वैलेंटाइन का हो, भले वो इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे या फिर हमारा एनिवर्सरी वगैरह हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत यादगार तरीके से। मतलब यही बात है कि आप जो है डिसाइड करने वाले ये होते हैं, प्लान करने वाली मैं होती हूँ, लेकिन मैं 11th आवर में अपना प्लान चेंज कर देती हूँ, वो भी इनकी वजह से। तो और इनको इसी दुनिया में उन्होंने सही बोला था कि जन्नत तो उनको मिली भी है इसी दुनिया में, क्योंकि जन्नत में जो हूरों की सरदार होगी वो तो ये बैठी हुई है। कितनी मजबूरी में कहा है। नहीं, एक्चुअली बात ये होती है शोहरों को जो है वो एक शिकायत होती है कि हमारी बीवी हमारी बात नहीं मानती, तो दैट्स वेरी वेल डन कि वो तो ऑन द स्पॉट बात आपकी मान लेती हैं। हाँ,
अच्छा चले, शादी तो माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा आपने किस्सा सुनाया और हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप सबने किया होगा। तो बिजनेस में इनको ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? असल में मैं पहले इन्होंने बोला था या आपका दिल था कि मैं इनके साथ साथ रहूं? दोनों का फ्यूजन समझ लीजिए। अच्छा। ऐसे था कि मैं पहले काम कर रही थी ना, तो मेरा था पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो फिर मैं क्योंकि काम कर रही थी और इसके साथ साथ मैं कुछ ऑनलाइन चीज़ें भी कर रही थी ग्राफिक्स की फील्ड में और इस तरह से। इसके अलावा आई वाज कंटेंट राइटर, तो मैं कुछ ना कुछ कर ही रही होती थी। अच्छा। तो जब एकदम से शादी के बाद पहले तो मैंने लीव ली हुई थी काम से विदाउट पे 1 ईयर की, और जैसे ही वो आप कह लें कि मेरी जो छुट्टी थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उस बीच में मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग। ओके। मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही। सही। क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ये यहाँ पे थे और फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा। वेरी गुड, यानी कि आप पंजाब की लड़की लेकर आए हुए हैं। ये तो फिर हमारी हुई ना। ये तो फिर हमारी हुई ना। हमारी क्रॉस कल्चर वो भी चीज़ें बड़ी मजे की हैं जो हमने एक्सपीरियंस की हैं आपस में, क्योंकि ये हमसे मतलब वे डिफरेंट और हम इनसे बिल्कुल ही अलग ना, मतलब वक्रे टाइप के दोनों। तो लेकिन एक वो जो फ्यूजन बना है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम दोनों सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं उस सब के साथ। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं मतलब काम कर रही थी, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था। मेरी बेबी गर्ल हुई और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब मुझे मतलब दोबारा से एक्टिव होना है, क्योंकि एक मैं अपने आप में महसूस कर रही थी कि जैसे मेरी अपनी स्किल्स जो है ना वो कहीं दब रही हैं या मैं ऑफ महसूस कर रही थी। एक्चुअली वही बात आ जाती है, जो काम करने वाला बंदा होता है ना, वो फारिग नहीं बैठ सकता, वो कुछ चाहिए। बैठना। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं और आप करना चाहते हो, एक और चीज होती है विल टू डू। आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो ना, तो फिर आप नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, आप इतनी एजुकेशन लेते हो, आप इतनी मतलब कंपटीशन के साथ आप सीटों पे आपका एडमिशन होता है, इसके बाद अगर आपने किसी का हक मारा है ना और फिर आप अपनी डिग्री लेके बैठ गए हैं जी अपनी जगह पे, कि हम तो ऐसे हाउसवाइफ हैं, आपकी जगह एडमिशन किसी और को मिलता तो वो पर्सन अपने घर वालों के लिए ब्रेड एंड बटर तुम्हारा होता, सही, सोसाइटी को आगे लेके जाने में अपना किरदार अदा करता। तो मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि मुझे मतलब करना चाहिए। सही। इस सिलसिले में शायद ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, लेकिन इस सिलसिले में मुझे फैसल ने जिस तरह से बैकअप किया है और जिस तरह से ये मोटिवेट करते हैं ना, तो वो आप कह लें कि बहुत ऊपर कहीं कॉन्फिडेंस चला। बिल्कुल। आपका पार्टनर जब आपका साथ देने लग जाए, वो भी लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर भी बन जाए, इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सही। और आजकल तो वैसे भी इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि आजकल जो है हाउसवाइफ भी वाकई में हाँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मतलब खुद को बिजी करने के लिए ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं उन्होंने। घर से लोग ऑनलाइन खाने बना के बेच रहे हैं। हाँ, बहुत इजी हो गया है सब कुछ, होम डिलीवरी के तो अब आपको पता है। तो खैर उस जज्बे ने आपको बैठने नहीं दिया और आपने फिर इनको प्रॉपर ज्वाइन किया। जी, मैंने मतलब यूं नहीं है कि एकदम से हर चीज में मैं इन हुई। मैंने इनसे मतलब इनको थोड़ा थोड़ा जिस तरह से कुछ ना कुछ ये बात करते थे, कुछ ना कुछ हम मशावरत आपस में करते थे, कहीं ना कहीं पर मतलब मैं इनसे बात करती थी, ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे अक्सर। तो फिर वो करते करते फिर देयर वाज अ पॉइंट कि जिसमें इनको लगा कि अब मतलब ये टाइम है कि इसमें मुझे ईमान को भी अपने साथ इन कर लेना चाहिए। तो इसमें इन्होंने हेजिटेशन फील नहीं की और आल्सो मैंने भी कोशिश की है कि आपको कहीं पे कंप्लेंट ना हो। तो अब है या नहीं है ये तो आप बताएंगे। अच्छा, ऑफिस में तो ऑब्वियसली ये आपके बॉस हैं, तो घर में कौन है दोनों में से बॉस? कोर्स ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो मुझे लगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो मुझे लगता है मुझे दुखती रखता हाथ रख यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सवाल कर लिया आपने। तो घर में भी यही बॉस है, मतलब आप सिर्फ बॉस आपकी ऑफिस तक है? जी बिल्कुल। उसके बाद घर में आपका कोई अमल दखल नहीं है? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बिल्कुल, जरूर, आपकी बातें ही तो सुन रहे हैं। हम दोनों में से कोई भी बॉस ही नहीं है।
यार ये बहुत, मैं आपको बताऊं एक हम दोनों में से कोई बॉसी नहीं है, जो मुझे लग रहा है, अब मैं थोड़ा हाँ, कुछ बोलूं, आप दोनों माशाल्लाह से बने ही वाकई एक दूसरे के लिए, इतने काम डाउन है आप दोनों, आप इतने प्यार से बात कर रही हैं। अभी आप कह रही हैं मतलब ये ज्यादा काम डाउन है, वो तो खैर बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रही है। हमारा ना इस तरह का है ना कि मैं मतलब मैं इनको वो चाहती हूँ कि इस तरह से किसी चीज़ में अपनी ओपिनियन दें। मुझे ना इनके पास जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है कि फैसल ये चीज़ इस तरह से होनी है, तो मैं बहुत एक लंबा सारा ना एक आप क्या बोलते हो एक तमहीद बांधती हूँ, मैं मसला बयान करती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ कि आप बताइए इस चीज़ को कैसे करना है ना? और इनका इतना एक ना छोटा सा आंसर आता है जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपको ठीक लगे, इस तरह से, मतलब ही इज़ नॉट कमांडिंग एट ऑल। उसमें फिर मुझे ये नहीं होता है कि मैं बिल्कुल एक वो क्या आप बोलते हैं कि बिल्कुल ही एक खुला मैदान लेके जो मेरी मर्जी में आए मैं कर रही होती हूँ, फिर मुझे महसूस होता है यहाँ पे मेरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल दैट्स वेरी वेल डन द वे यू हैंडल हिम। हम इसी बारे में दोबारा से बात करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो यस, मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर मिसेस फैसल बाटवा और बड़ी मजे मजे की चिट चैट चल रही है, और मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक कुरियर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हम बैठे हैं मिस्टर मिसेस फैसल बाटवा के साथ। ईमान फैसल, इनकी अहलिया अभी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत मज़े मज़े की बातें जानने का मौका मिल रहा है और चिट चैट भी चल रही है। तो अब हम बात करेंगे आपसे आपके लाइक्स और डिसलाइक्स की। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि खाने में आपको क्या पसंद है, देसी, कॉन्टिनेंटल या फिर चाइनीज़? दोनों का बताऊं या सिर्फ मेरा बताऊं? वो अपना खुद बताएंगे, हम अपना बताएं। असल में हमारी यहाँ पे चॉइस काफी सेम है। अच्छा, जब हमें बहुत ज्यादा दोनों का बता दें। ना भूखा जानवर निकला हुआ होता है ना, भूखा जानवर ना मतलब होता है कि नहीं अब हमने ना ये मेरी वोकैबुलरी में नया इजाफा हुआ है, भूखा जानवर। अच्छा, जब आप शदीद भूख में होते हो, अच्छा ऐसे में ना हमें देसी चाहिए होता है। अच्छा, और जब हमें मतलब स्लो सा एक ऐसे हंगर अटैक आ रहा होता है कि मतलब हमें बस कुछ खाना है, कुछ लाइट सा, मेरे लिए तो कुछ भी चलता है, लेकिन ऑल टाइम जिस चीज को मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती वो है राइस। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस, कुछ भी चलता है, इवन बॉइल्ड भी चल जाते हैं आजकल तो। खैर बॉइल्ड राइस दो आजकल डाइट में भी जो है वो एंटर हो रहे हैं क्या? पहले कहते थे चावल खाने से लोग मोटे होते हैं, अब कहते हैं चावल खाओ। अब ऑब्वियसली कोई जो है पूरी वो देख थोड़ी खा जाता है, पोर्शन में आप बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं, आपने 4 साल हो गए इनके साथ, अब आपकी तरफ आते हैं, तो इन 4 सालों में आपने इनके लिए खाने में कभी क्या कुछ बनाया? हाँ, कभी कुछ कुक किया इनके लिए? नहीं, मुझे तो बेसिकली कुकिंग तो खैर सच नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ, इनके लिए क्या किया आपने? इनके लिए खाना तो नहीं बनाया मैंने, प्रॉपर नहीं बनाया। स्नैकिंग में जैसे फ्रूट चाट्स हो गए, हाँ इस तरह की, कोई डेजर्ट्स हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब कोई मीठा बना दिया। हाँ, मीठा बना के देते हैं, मोहब्बत की निशानी है वो तो। आपने मेरे लिए जो चीज फर्स्ट में बनाई थी, आपको याद है क्या था? क्या? रशियन सैलेड। हाँ, 4 साल पुरानी बात पूछ रहे हो, भूल गए। खैर, म्यूजिक किस तरह का सुनते हैं आप दोनों? इसका जवाब फैसल मैं लाइक करता हूँ ट्रांस। अच्छा, ट्रांस म्यूजिक। ओके, जो आजकल जो चल रहे हैं ट्रांस, वो बोले। खैर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँगी, आप जो है वो मौसीकार भी बनना चाहते थे? जी, म्यूजिशियन एक पैशन था मेरा, शौक था। तो अब कभी दिल नहीं करता कि मतलब साथ साथ उसको भी शौक को लेकर? नहीं, अब टाइम नहीं मिलता, हकीकत जो बात है। उन सारी चीज़ों का अब टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल रूटीन इतनी टफ हो गई है। मोल नहीं होता, बस अब यही है कि सुन लेते हैं। इतना ही है, जितना टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन लेते हैं। ओके, तो आप ट्रांस सुनते हैं? जी जी। ओके, जब दोनों में कभी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये दोनों, मतलब इनमें हमारी जो एक चीज़ अच्छी है, जो हम रियलाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को ना, और अगर इसकी तरफ से कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन ये भी सॉरी करती है।
हाँ। बल्कि मेरा ख्याल है पहल यही करती है। अच्छा, मुझे ना बेसुकूनी सी रहती है, मतलब गलती दोनों में से किसी की भी हो, बहुत मतलब रेयर है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कभी भी अगर हो भी जाता है ना कुछ, तो मुझे एक बेसुकूनी सी रहती है। मैं बोलती हूँ घर का ना माहौल जैसे ना बहुत टेंस हो गया है ना, बिल्कुल, तो माहौल मैं खराब बोलती हो हूँ जाता है। चलो खैर है भी, मतलब ना इस चीज़ को ना थोड़ा सा लाइट करना चाहिए। तो फिर आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज इनिशिएटिंग द कॉन्वर्जेशन। मैं इनके पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना, तो तब तक मुझे तो सुकून आना ही नहीं है। उस वक्त जो भी चीज़ होती है, हर चीज़ जी पॉज भाई, हर चीज़ रुकी हुई होती है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप मेरे से बैठे हम बात करते हैं, हम इस चीज़ से थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी लड़ाई 4 साल में 24 घंटे तक भी चली हो। मतलब मोस्टली 1 से 2 घंटे में ही हम चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एज लॉन्ग एज ही इज़ अवे फ्रॉम मी, तो मैं फ़ोन पे, मैं मैसेजेस पे, मैं इनसे कम्युनिकेट करती हूँ ना, हम डिस्कनेक्ट नहीं होते आप। मतलब मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं थोड़ा सा गुस्से में कभी डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ या कोशिश करता हूँ कि बात ना करूँ, लेकिन ये कोशिश यही करती है कि उसी वक्त बात हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब नेक्स्ट डे जो है ना, मतलब ये मैटर ना हो। एक आज तक नहीं हुआ, मतलब एक दिन से ज्यादा आपकी कभी भी नहीं हुआ। मतलब अगला दिन, नया दिन और नई जिंदगी शुरू। मैं बिल्कुल, मैं रह ही नहीं सकती। मुझे मेरा मतलब, मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं सुबह उठूंगी और मैं इससे बात नहीं कर रही होंगी, मेरी तो सुबह ही नहीं होती है इनके बगैर। हाँ स्वीट है, तो इस चलें, तरह से बहुत मैं अच्छी खुद ही बात शुरू कर है। देती तो मुझे ये बताएं, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं? बहुत। मेरा ख्याल है जितनी मैंने इनको लॉन्ग ड्राइव करवाई है, शायद इन्होंने भी ज़िंदगी में नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की। हाउ स्वीट है, मतलब कि आप दोनों वी एंजॉयड या कि आप मतलब दोनों एंड यू स्टिल 6,000 7,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने इसके साथ, वेरी गुड, एक ट्रिप पे। वेरी गुड, क्या बात लास्ट हम तुर्की में भी गए थे, वहाँ पे भी तकरीबन 7,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने। 8 घंटे की कंसेक्टिव ड्राइव थी, आप यकीन कीजिए। फैसल वाज ड्राइविंग एंड मैं साथ बैठी हुई थी, और हमें पता ही नहीं चला कि हमने 8 घंटे कैसे मतलब गुजारे। इसके अलावा इस्लामाबाद से कराची, इस्लामाबाद कराची, जब ये आपका सखर मुल्तान जो है वो रेडी नहीं था, तो उस वक्त बड़ा टाइम लगता था, आज से 3-4 साल पहले। तो मुझे याद है शायद 20 घंटे की डायरेक्ट ड्राइव करके आया था मैं, नॉन स्टॉप। बीच में सिर्फ एक शायद 20-25 मुल्तान में हम लोग 20-25 मिनट रुके थे बस, ओके ओके। पिज़्ज़ा वगैरह लिया था और बस फिर स्टार्ट। यानी कि आप चाहते हैं कि जिंदगी का जो सफर है वो गाड़ी के साथ भी, मतलब गाड़ी में भी ज्यादा सफर किया जाए। बहुत ज़्यादा सफ़र किया हमने। फिर मैंने इनको कई दफ़ा कॉम्प्लीमेंट किया कि आप तो बहुत अच्छा ड्राइव करते हो, आप इतना कंसेक्टिव कर लेते हो ड्राइव, ये नॉन स्टॉप करना इट्स वेरी हार्ड, यू नो। असल में मेरा थोड़ा शौक भी है, क्योंकि इंटरनेशनली मेरा काफ़ी ट्रैवल रहा भी है, तो बेसिकली आई एम अ पैशनेट ट्रैवलर ऑल्सो। तो कोशिश करता हूँ कि जिस जगह पे जाऊँ वहाँ पे मैक्सिमम जगहों को मैं एक्सप्लोर करूँ। बिल्कुल। तो नॉर्मली लोग जाते हैं घूमने, तो उनका एक अपना तरीक़ाकार है। सही सही। मेरा एक अपना डिफरेंट, मतलब आप चाहते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ सुनना चाह रही थी कि ये लाजमी बोलेंगे कि तुम भी बहुत अच्छी कंपेनी हो। हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं चला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ये चीज मेंशन नहीं की तो इसलिए उनको बोलना पड़ा, पॉइंट आउट करना पड़ा। चलो खैर है ना, इसीलिए तो तुम्हें भी बुलाया है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं कि आप इनसे डायरेक्ट बात कर ले भाई। सही। तो यहाँ पे जो है इन सवालों को हम जो है ख़त्म करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी जो सैलाब की सूरत हाल पे थोड़ी सी मैं नज़र सानी करवाना चाहूँगी। जो सैलाब आया है उस बारे में आपके क्या मतलब खिदमात दी आपने वहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए कुछ किया? ऑब्वियसली आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है। बेसिकली एक हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, खादिम इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा। तो उसके प्लेटफॉर्म पे हमने जितना हमसे हो सका, हमारे मेंबर से हो सका, और फिर हमारे कुछ डोनेशन करते हैं लोग, उनके थ्रू हमने माशाल्लाह अच्छा खासा यहाँ से जितना हस्ब तौफीक भेज सके उनको भेजा है। लेकिन सूरत हाल जो देखिए हमने रियलाइज़ की, उसमें ये था कि माशाल्लाह इमदाद तो मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो शायद मुतासरीन तक उस हवाले से पहुँची नहीं। क्योंकि सैलाब आया और सैलाब तो मतलब आके चला गया, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पे मैं अभी कल वीडियो देख रही थी, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, पानी वहाँ पे मतलब है,
लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फूट रही हैं वहाँ बिल्कुल पे, ऐसे ही वहाँ पे मतलब सिंध हुकूमत को जो है, आपको क्या लगता है क्या इकदाम करने चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा अलमिया है, आज भी जो है सिंध की ये पोजीशन है कि उसमें पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल उनकी फुटेजेस बना बना के आज भी लोगों से जो है वो बिल्कुल यही हो इमदाद रहा है। हम ढूंढ रहे हैं, हाँ बजाय उसके कि पानी तो अब तो खैर ख़त्म हो गई, बारिशें निकल जाना चाहिए था हाँ, या निकाल लेना चाहिए था मशीनरी से, लेकिन आज भी वही फुटेजेस बना बना के हम इमदाद वसूल कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्या तो लगता है आपको? डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी नालायकी है, हम्म। और इस हवाले से जो काम होने चाहिए थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो बहरहाल अलमिया हमारा मिसमैनेजमेंट है जिसको ये लोग केश कर रहे हैं। आप अभी सिर्फ सैलाब की सूरत हाल से बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अभी जो मौजूदा कराची के हालात चल रहे हैं, आप उस पर नज़रसानी करें। आप देखें स्ट्रीट क्राइम की क्या पोजीशन है, आप इन्फ्लेशन रेट्स देख लें क्या चल रहे हैं। मतलब आम आदमी के तो समझे कि उसके बजट से सारी चीज़ें निकल गई हैं, मतलब उसका अपना मयार ज़िंदगी से वो नीचे जाता जा रहा है, मिडिल क्लास भी जो है वो गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब लोग इतने परेशान, इतनी महंगाई, तो फिर अल्टीमेटली आपका क्राइम रेट बढ़ेगा। So what do you think, who is the responsible for this, इस सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैं जो समझता हूँ बीइंग अ कराचियंस, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कराची के लिए कोई मतलब कोई काम हुआ हो 70% टैक्स देने वाला, पूरे मुल्क को चलाने वाला, पूरे मुल्क को शहर चलाने है। वाला सबसे बड़ी ठीक है, बात है कि लेकिन ये कराची business हमेशा देता से है। लावारिस रहा है, कोई ऑन नहीं करता, हाँ। उसके हवाले से जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। अभी आप देखें बारिशें हुई, बारिशों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कराची आप थोड़ा सा देखें, विजिट करें, तो मतलब नहीं, इट्स I लाइक अ have मॉडर्न seen, विलेज। मैंने मतलब कराची मैंने तो काफी देखा ये हुआ है। चेक किया, सिटी तो दूर रह गया, अब तो मॉडर्न विलेज की जो है ना आपको शक्ल दे रहा है। आप तो मतलब इंटरनेशनल सिटी टाइप का आप देखें। अभी जो एक आया था उसमें तकरीबन दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में कराची का नाम है। सीरियसली? जी, तो फिर हम क्या मतलब सिंध गवर्नमेंट की क्या हम बैठ के तारीफ करें, सब ओपन सीक्रेट है, सबको सब पता है। तो यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें आईं और चली गईं, तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ की आवाम को लीडर चुनना नहीं आता, या फिर यहाँ की जो मतलब कुछ एक दकियानूसी सी सियासत है कि सियासतदान का जो बेटा है वही बनेगा सियासतदान? कराची को तो आप समझें कि सियासी तौर पे शुरू से जो हमने देखा है, उस इवन कराची के जो लोग हैं वो भी आए इक़्तिदार में, लेकिन सौतेलो जैसा सलूक क्यों किया बिल्कुल, जाता है इस क्योंकि शहर के साथ? इसको तो बस समझें कि लोगों ने एक बैंक समझा हुआ है, आते हैं अपने पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं। बाकी कराची के हवाले से तो मैं नहीं समझता कोई सियासी मेन जमात उसके इंडस्ट्रीज ऊपर। सारी कराची के अंदर है अब शिफ्ट हो रही है ना, अब शिफ्ट हो रही हैं, अब जा रही हैं, पंजाब जा रही हैं, काफ़ी टाइम हो गया। कुछ लोग पहले बांग्लादेश चले गए, काफ़ी लोग दुबई शिफ्ट हो गए। तो जो कराची का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो इन्वेस्टर है, वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा कि वो काम करे। आपकी कोई चीज़ उस पर खड़ी नहीं हुई, ना आपके इलेक्ट्रिक अपनी जगह पे खड़ा है, ना गैस की आपके पास सप्लाई पूरी है, ना आपके पास इंपोर्टेड मटेरियल्स का कोई बेहतरीन बंदोबस्त है, ना आपका डॉलर खड़ा हुआ जगह पे। काम नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, इन हालात में। तो आपको लगता नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए? बिजनेस कम्युनिटी अपने लेवल पे बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, लेकिन सुनवाई तो अगर हुकूमती इदारे हैं या मतलब मशीनरी है, वो अगर कोई चीज़ इनिशिएट करती है तो इम्प्लीमेंट होती है। कारोबारी तबका जो है वो सजेशन दे सकता है, वो आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता है, आपको इश्यूज पे बात कर सकता है, लेकिन उन इश्यूज को हल करना तो इनकी जिम्मेदारी है ना। तो बस इतना सा है, अगर वो इन चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है। नहीं तो अभी तो इतनी हुकूमतें ऑब्वियसली आई और चली गई, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को लीडर चुनना नहीं आता, या फिर ये पहले से सिलेक्टेड हुए लोग आते हैं? नहीं, ये जो है आप मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस जो होते हैं सिंध के हवाले से, उनका आप जानती हैं कि मतलब क्या कितना % जो है वो कराची का है और ज़्यादा देही इलाकों का है। तो सिलेक्ट वहाँ से होते हैं, हुक्मरानी यहाँ पे इनकी यहाँ पे होती है। तो स्टेक होल्डर्स जो हैं लोकल कराचियंस, तो उनका तो मैं नहीं समझता कि कोई कभी पावर में आए ये लोग, सिवाय थोड़ा सा वक्त के लिए। तो बस अब जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे अपना पैसा समेटते हैं और बस अल्लाह। ऑब्वियसली यहाँ आते हैं, काम करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं, तो फिर इस शहर को वैसे का वैसे कोई ताल्लुक नहीं है कराची से, कराची में रहने वालों से, उनके मतलब जो मसले मसाइल हैं उनसे। कौन मसले हल करने वाला है? कौन ऐसा शख्स है जो इसको हल करेगा
किस बंदे पे उम्मीद लगा के बंदा बैठे? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत भी है और ज़ाहिर बात है सूबाई हुकूमत भी है जो 100% रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, जो इन चीज़ों को नॉन सीरियस हम मतलब आप देखें कुछ ना कुछ मीडिया पे चल रहा होता है और उसके ऊपर हम एक पूरी कौम उसके पीछे भाग रही होती है, मेन इश्यूज से फौरन हट जाते हैं। आप देखें आजकल जो है सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कुछ ही देर में हजारों लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जंगल में आग की तरह वो खबर फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो जब हमारे पास सोशल मीडिया जैसी ताकत मौजूद है तो फिर कराची के लिए आवाज़ उठाने वाले कहाँ हैं? इस वक्त आप देखें मैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा था, जो बारिशों के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि हमने 2 अरब रुपए जो है हुकूमत ने मुख्तस किए हुए हैं और जैसे ही बारिशों का स्पेल ख़त्म होगा तो सारे रोड्स जो है हम लोग उसको सही कर रिपेयर कर लेंगे। लेकिन आज देखें कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हाई कोर्ट से, एक उनके अगेंस्ट में कोई जो उनकी बात थी कि एमसी चार्जेस वसूल करने की वो एक्सेप्ट नहीं हुई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मतलब अब कौन आएगा जो 2 अरब रुपए ला करके लगाएगा इन पर? तो वो तो हुकूमत के पास होंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं है ना, इतनी ज़्यादा उसके मतलब ये है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मतलब कराची रजिस्ट्री के हवाले से ऐसा इनका सिस्टम बना हुआ है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन होती हैं, सही, जो इलीगल होती हैं, जो जिनमें कोई ना कोई कानूनी कबाहत होती है, बिल्कुल। तो उनके लिए हर 2-3 महीने में एक रजिस्ट्रार इंटीरियर से आता है, सिर्फ महीने या 1.5 महीने के लिए। सही। और वो इतने जितने भी पेंडिंग काम हैं वो निपटा के और फिर वापस चला जाता है उस हिसाब से पैकेजेस वसूल करके पैसों और वो सारे जो होते हैं वो गैर कानूनी है। क्योंकि कानूनी तो यहाँ पे बैठे हुए लोग कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए खास कमजोर क्यों है? आपको क्या लगता है यहाँ पे? कल आप अगर जस्टिस फायज़ा की अगर आप देख लें, जो उन्होंने एक सवाल किया था, पूरी अपनी एक टीम बैठी हुई थी उनकी कानूनी, तो जिसके ऊपर एक सवाल था कि कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तानी जुडिशरी के हवाले से मुतमईन हैं, वो हाथ उठा के बता दें। तो किसी एक बंदे ने हाथ नहीं उठाया। सीरियसली? तो आप क्या समझते हैं? मतलब ये हर चीज़ हर एक को पता है जो हमारे सिस्टम का जो हाल है, जो हमारे अदलिया का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ क्यों अभी लास्ट हमने एक चीज़ देखी कि 18 बार गिरफ्तार हुआ स्ट्रीट क्रिमिनल, हाँ, वो 19वीं दफ़ा गिरफ्तार हुआ वारदात करते हैं और खुलेआम वारदातें करते हैं। जब उनको पता है कि पकड़ना है निकल आना है तो मसला ही कोई नहीं है। किसी के पैसे खा करके चेक बाउंस करवा देना है तो कोई मसला ही नहीं है। अभी जो है पिछले दिनों में मैंने भी एक न्यूज़ देखी थी कि डीएसपी साहब हैं जो जिनको लूटा गया। जी जी। और मैं यही सोच रही थी कि जब आपकी पुलिस जो है वो सिक्योर नहीं है तो आपको लगता है कि आप सिक्योर हैं? आपकी सिक्योरिटी करने वाले ही सिक्योर नहीं हैं। अब इसमें देखें ना, चाहे आप पुलिस में हैं चाहे आप फ़ौज में हैं, लास्ट टाइम तो किसी फ़ौजी अफसर को भी, मेरा ख्याल है मेजर था, उनको भी गोली मार करके लूट लिया गया था। तो वो तो एक इंसिडेंट उस वक्त होता है जिसमें शायद किसी की कुछ नहीं समझ आती, जिसने पहले फायर कर दिया वो उसका काम हो गया। सही। लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? क्यों जो है मतलब ये क्रिमिनल को पैदाइशी तो क्रिमिनल नहीं पैदा होता है। बिल्कुल। मतलब उन्हें भी पता होता है कि हम जाएंगे, हो सकता है 90% चांस ये हम छीन लेंगे, 10% चांस तो है ना मर भी जाएंगे या आवाम के हाथों में भी आ जाएंगे। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल होता है जहाँ पे इंसान की सोच जाती है कि अब इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और आजकल ऐसा हो रहा है, पता है आपको, जहाँ पे भी चोर नजर आता है या मिलता है उसको अवाम ही इतना मार मार के, बहुत सारे लोग मार दिए हुए हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है ना। हाँ। क्योंकि अगर वो पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं तो वो उसको दोबारा से छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पे चलते हैं। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही चलते हैं अब हम ईमान फैसल की तरफ। तो ईमान, मुझे आप ये बताइए कि आप जो हैं ऑफिस रोज जाती हैं? नहीं, रोज नहीं जाती।
रोज अच्छा। नहीं जाती इसलिए कि मैंने आपको बताया कि मेरी माशाल्लाह से 2 इयर्स की बेबी गर्ल है, माशाल्लाह। तो मैं उसको भी टाइम दे रही होती हूँ। क्या और नाम साथ है में उसका? मिरहा मिरहा। फैसल। मिरहा का तो खैर जिक्र ही नहीं किया आपने। हाँ। बहुत क्यूट होगी ऑब्वियसली, प्लस शी इज बहुत 2 years माशाल्लाह old। से हमारी तो ज़िंदगी में उसने रंग भर दिए हैं बिल्कुल, आके। बिल्कुल, और बिल्कुल। स्टार्ट में एक मुझे मुश्किल महसूस हो रही थी कि कैसे रूटीन एडजस्ट होगी उसके साथ, लेकिन उसने आके हम दोनों को ही शायद इस तरह से अपने साथ बांध लिया है कि मतलब ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है अपनी पुरानी रूटीन से नई रूटीन में जाते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत क्यूट मतलब है, वो भी बहुत प्यारी है। आपकी तरह काम डाउन ही होगी, प्यारी होगी ऑब्वियसली। कह सकते हैं कह सकते हैं। अच्छा, तो आप ऑफिस रोज नहीं जाती हैं? नहीं, मैं नहीं ऑब्वियसली जाती। घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, आपकी। मतलब दोनों चीज़ों को देख रही होती हूँ। ओके। नीड बेस पे करती हूँ, जैसे जहाँ पे इनको ज़रूरत होती है तो ये मुझे मतलब कॉल कर लेते हैं इस तरीके से, फिर मैं चली जाती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ इनको। और फिर अगर डेली जाना पड़ता है तो फिर मैं डेली भी चली जाती हूँ। और बीच में अगर मुझे ये ऑफ में देते हैं तो फिर मैं उसमें फिर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर रही होती हूँ, अपनी मतलब पर्सनल रूटीन देख रही होती हूँ, घर को देख रही होती हूँ। तो ये आपको सैलरी देते हैं? सैलरी पैकेज क्या है आपका? ऑब्वियसली यू आर डूइंग अ जॉब, आप असिस्ट कर रही है ना। इनकम टैक्स वाले भी देखते हैं प्रोग्राम। हाँ मीन यू आर, ये सही बिजनेसमैन है, मैं बता रही हूँ आपको। ये इन्होंने इशारा दे दिया है कि भाई बताना मत। तो खैर सैलरी नहीं देते हैं आपको? क्योंकि अभी रिटर्न जमा हो रहे हैं ना, टैक्स रिटर्न्स। आपने जो लेना है मतलब आप ले ऑब्वियसली लें। कार्ड्स दे देते हैं तो फिर आपको सैलरी की क्या हाँ, जरूरत है। बिल्कुल। खैर एनीवेज, तो ऑफिस में लोगों को सबको ऑब्वियसली पता ही होगा हाँ, कि आप मिसेस हैं। इनके ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? a lot of। हमारा स्टाफ माशाल्लाह बड़ा है और अच्छा अच्छा फीमेल्स भी हैं। अच्छा, मतलब मेल्स भी हैं? जी मेल्स भी हैं। मैंने तो फीमेल का वैसे ही पूछा था, मेल्स का तो आपको बताना चाहिए था। इसका मतलब है आपने खुद नहीं बताया मुझे। वेल ये आपने सही पॉइंट दिया मुझे। मैंने, है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ ईमान, कम ऑन। वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं। शेरनी निकल रही है थोड़ी बिकॉज यू नो जो लेडीज जो है पिक करती है ना वो मेंस नहीं कर सकते हैं। I'm asking you the right way। अच्छा मुझे ये बताइए आपकी हॉबीज क्या हैं? जब आप कोई ऑफ देते हैं तो ऑब्वियसली सारा दिन जो है आप बेटी के साथ होती हैं या अपने पेंडिंग काम करती हैं, शॉपिंग पे चली जाती हैं? मेरा ना जो बेस्ट टाइम है ना अब मतलब जो रूटीन नहीं है उसमें मेरा बेटी के साथ, अच्छा मतलब उसके साथ उसकी पसंदीदा मैं कार्टून भी देख रही होती हूँ और उसके साथ उसके खेलना, उसको बाहर लेके जाना, उसको अकोमोडेट करती हूँ, ये सही। मेरा मतलब बेस्ट टाइम होता है। ओके। इसके अलावा मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मुझे मतलब इनके आप लिए कुकिंग पकाना करती हैं? बहुत अच्छा लगता आप है। कुकिंग करती हाँ, हैं? मैं करती हूँ ना, मैं इनके लिए कुक और माशाल्लाह खाना भी अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है। मेरे पास जब भी टाइम होता है, मतलब एक मी टाइम जो है ना मेरा, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना अपना जो मेरा खोया हुआ एक वो अपना आप है ना, वो मुझे किचन में मिलता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है आई कुक फॉर हिम, एंड इवन इफ ही इज नॉट अवेलेबल तो इनको फिर जाएगी जी कॉल पे कॉल, आप फौरन पहुंचे, आप फौरन पहुंचे, ये इरिटेट हो जाएंगे, मैं बिजी हूँ, मैं बोलूंगी नहीं मैंने पका दिया है, नहीं अब आपको आना है। सबसे अच्छा खाने में क्या बनाती हैं? हाँ, ये आप बताएंगे। खाने में सी फूड बड़ा अच्छा बनाती हैं। ओके। हाँ, इसमें जो स्पेशली जो प्रॉन्स बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। इसी तरीके से मटन है, मतलब मुख्तलिफ खाने हैं और माशाल्लाह हर चीज़ मैंने तो ये देखा है कि बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आई एम अ कैफ़े ऑनर, मतलब मुझे टेस्ट का भी पता है सारी चीज़ों का। इसका टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, हाथों में लज्जत है इसका। तो शॉपिंग जो है आप इनके कार्ड से करती हैं या अपने कार्ड से करती हैं? दोनों एक तो काफ़ी नहीं है ना। उनकी तो लिमिट ही खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको जब दोनों को दिल करता है ऑब्वियसली कहीं जाने का या घूमने फिरने का, कौन सी ऐसी आपकी फेवरेट प्लेस है? वो नॉर्दर्न एरियाज हो सकते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगे? अगर आपको जो है छुट्टियां मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे है कि वेकेशंस ऐसी चीज़ है कि जो हम ये नहीं कहते कि छुट्टियां हो जाएं, मतलब हम टाइम निकालते आपको हैं। हाँ अच्छा, उसमें मतलब वेकेशन में हम अपना एक मतलब मिनी अगर वेकेशन टाइम, तो हमें तो वीक में कोई एक स्लॉट भी मिलता है ना, तो उसमें तो हम जी हर चीज़ छोड़ छाड़ के भी निकल जाते हैं, भले वो एक लॉन्ग ड्राइव ही क्यों ना हो, जिसका पहले भी जिक्र हुआ है। अच्छा, इसके बाद वेकेशन की जहाँ तक आपने बात की है, तो जिस तरह से पीछे तो कोविड का एक आपको पता है इतना लंबा स्पैन चला है कि हम सभी शायद एग्जॉस्ट भी हो
हो गए थे उस सारे टाइम के अंदर। तो उससे पहले जो हमने वेकेशंस प्लान की और अभी हमारी जो फ्यूचर की हैं, तो उसमें हमने जैसे पाकिस्तान तो चले नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत है, वो हमने देख लिए। एक जो ऑल टाइम शायद रहेगा फेवरेट, वो है, आप बताएंगे या मैं बताऊं? सी कहाँ पर है? सी साइड पर। सी साइड पर तो है नहीं, वेकेशंस के पॉइंट ऑफ आपका फेवरेट जो है, मैं पूछ रही हूँ जगह, प्लेस कौन सी है? वो आउट ऑफ कंट्री की भी कोई हो सकती है? मेरी तो खैर आउट ऑफ कंट्री है। पाकिस्तान तो विजिट ही शादी के बाद फर्स्ट टाइम किया। इतना मज़ा आया था। लेकिन अच्छा अभी आप थोड़ी, मैं आपकी कंपेटेबिलिटी अपने साथ चेक करती हूँ कि एक मेरी फेवरेट प्लेस है बाहर की, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम दोबारा भी जाएंगे। ये आया अब आपके लिए मैथ का क्वेश्चन। इतना खूबसूरत वो रहा था ना मेरा, तुर्की का ना? तुर्की। ओके। इतना कोई हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। मतलब आपको टाइम जब भी मिलेगा तो यूएस मैंने के हम बोला टर्की है, जाएं। हाँ अभी तो वैसे हमारी कुछ और प्लान्स हैं ना, कहीं और हम लोग विजिट के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने इनको ये चीज़ बोली हुई है कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से ना मैंने अपने आप को ना बहुत कंप्लीट पाया है। इनफैक्ट हमारी जो कंपेटेबिलिटी डेवलप हुई है ना, वो भी शायद वहीं पर जब हम लोग रहे और वहाँ पे जो हमने टाइम स्पेंड किया, उसमें हमें एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानने का मौका मिला। रूटीन से हट के वहाँ पे जो हमने टाइम गुजारा, तो एक हमारी बॉन्डिंग क्योंकि वहीं से डेवलप हुई है, इसलिए भी मुझे अटैचमेंट है। दूसरा आई एम अ सी लवर ना, तो मुझे पानी बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे है कि वहाँ पे आप देखो जगह जगह आपको बस दरिया समंदर ही नज़र आ रहे हैं। तो एक वो मतलब एक उसकी ब्यूटी जो है वो एक अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट करती है। वहाँ का एक पीसफुल सा जो एनवायरनमेंट था वो, फिर इनका साथ, तो हर चीज़ इतनी माशाल्लाह से अच्छे से, यानी कि वो ट्रिप आपका जो है वो अनफॉरगेटेबल है। मैं बार-बार जाऊंगी अगर मुझे, तो वो आपकी फेवरेट प्लेस हो गई। मुझे जल्दी लेके क्योंकि हमने ट्रैवल भी माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी किया ना। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई 3 चीज़ें जो आप इनमें चेंज करना चाहें, वो क्या क्या होंगी? मोबाइल एडिक्शन। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ इनकी ना कम बोलने की आदत। मैं मतलब ना आप चाहती हैं ज़्यादा बोला टॉकटिव पर्सन ना, तो मुझे ना होता है कि ये मेरे से बहुत सारी बातें कर रही हैं और मेरी बहुत लंबी सी बात का भी छोटा सा जवाब आता है, तो आई फील एनॉयड समटाइम्स ना। मोबाइल, इसके बाद इनकी ना कम बोलने की आदत, और तीसरी मुझे ये है ना कि जैसे तीसरी जो कि मैं पहली होनी चाहिए थी। चलो फिर तुम ही बोल दो। नहीं बता, नहीं आप बता दो। आप बोल दीजिए ना। बस वही जो दोस्तों में जाने की जो आदत है वो लेट नाइट की। यानी कि आपको इनके दोस्त जो है वो पसंद नहीं? नहीं, मुझे ये होता है ना कि अगर इनको कॉल जाएगी घर से ना, तो ही इज कमिंग बैक। अगर मैं ना बहुत लेट तक ना भी कॉल नहीं करती ना, तो ये मजाल है उठ जाए। मतलब ये बैठे रहते हैं। भाई ये कहते हैं कि शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए मैं ये जो है आपने जो है इनके अंदर कोई एक बात जो चेंज करनी हो प्लीज। अच्छा उनकी 3 पूछी, मेरी 1। हाँ ये इसका भी एक वो है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। एक बात जो आपने इनके अंदर चेंज करनी हो। ओवर थिंकिंग। Well, this is the speciality of all the ladies, because वो बहुत conscious होती हैं। With this habit ना आपको होना चाहिए। Well जी, thank you so much Mr. and Mrs. फैसल बाटवा। Thank you, आपने बुलवाया। फैसल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे शो का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आप जो है हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी भी, जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है ना कि लोगों में ना पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। और पेशेंस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद आपको ना एक कह लें डेवलप करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल कहीं से कुछ भी अगर चीज़ हो रही है आपके साथ तो आप सोचेंगे फ़ौरन ही मैं अगले को किस तरह से परखच्चे उड़ा दूँ या क्या ना। आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बीइंग रिएक्टिव ना। तो एक मुझे ये चीज़ सबसे पहले थी कि सोसाइटी में ना टॉलरेंस बहुत कम होता जा रहा है। तो प्लीज़ 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 सब लोग ना थोड़ा सा इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ
और कम से कम रिएक्ट करें ताकि आप भी सुकून में रहें और आपके आसपास के लोग भी सुकून में रहें। बाकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और हमें सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, तो हमने बार बार तो आना नहीं है ना। तो अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके सिंपल रखें, अच्छा रखें, और अपने जितने भी आपके प्यारे हैं, भले वो आपकी मैटरनल फैमिली से हैं, भले वो आपके इन लॉज में से हैं, जो भी हैं, तो जो रिश्ते अल्लाह की तरफ से आपको गिफ्ट किए गए हैं उन सबको बहुत संभाल के रखें, बहुत तरीके से लेके चलें, और अपने लव्ड वंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और लव्ड वंस को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा केयर करेंगे। ये जो लास्ट वाली लाइन थी, हाँ। ये बहुत अच्छी कही आपने। चलें, आप क्या कहेंगे? बस मेरे तो मैसेज यूथ के लिए यही है, माशाल्लाह बड़ी स्किल यूथ है हमारे मुल्क की, और मैं ये समझता हूँ कि उनको और मज़ीद कोशिश करनी चाहिए और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म पे जो आजकल हमारी एक सोच डेवलप हो रही है कि बस हम ओवरनाइट जो है सक्सेस हासिल कर लें। थोड़ा सा जो है चीज़ों को टाइम दें और लॉन्ग टर्म पे जाएं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।